खुशकिस्मती से एक्सीडेंट जितना दिख रहा है उतना सीरियस नहीं था। जॉन्गकुक को सिर्फ छोटी मोटी चोट लगी थी, वो खुद चल भी सकता था। ताइयांग कहता है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन जॉन्गकुक ने मना कर दिया। जब ये कन्फर्म हो गया कि वो ठीक है, ताइयांग ने कहा, चलो वापस मेंशन में चलते हैं। आयु कहती है, हाँ यही बेटर है। यस, दैट वुड बी अ गुड आइडिया। आयु ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई और जिमिन को बाय कहा। ताइयांग ने ड्यूटी के तौर पर आयु को गाड़ी में वापस बिठाया। जिमिन थोड़ा बेचैन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। जब वो सब प्लाटिनस के रोड के एंट्रेंस तक पहुँचे, आयु गाड़ी के विंडो से बाहर देखती रही। उसका मन अभी भी जॉन्गकुक के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ कैसे जॉन्गकुक बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी के सामने आ गया था। आयु जो हमेशा शांत रहती थी, उस मोमेंट पे ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो बैठी थी। उसने सोचा था जॉन्गकुक शायद बड़ी चोट में है, पर अब खुशी थी कि जॉन्गकुक सेफ है। उसने याद किया कैसे जिमिन ने जॉन्गकुक के जूते को हाथों में उठाया हुआ था। कितनी जल्दी उसने बैग दिया और जूता उठा लिया। आयु को ये देखकर थोड़ा हैरानी भी हुई थी और थोड़ा गुस्सा भी। फिर उसकी नज़र ताइयांग पे गई। ताइयांग बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आयु को नहीं पता होता तो वो सोच लेती कि ताइयांग को जॉन्गकुक की कोई परवाह ही नहीं थी। ना उसने ड्राइवर से कुछ पूछा, ना ही जिमिन से। टिपिकल ड्यूक किम ताइयांग, आयु अपने मन में सोचा। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर जॉन्गकुक को गलती से टक्कर मार दिया था, लेकिन किसी ने ना तो जिमिन से सवाल किया कि वो उसकी जूतियाँ क्यों संभाले हुए थे, और ना ही किसी ने ध्यान दिया। कितना टिपिकल है ड्यूक के लिए ये सब कुछ। जब तक वो लोग मेंशन के सामने पहुँचे और गाड़ी रोकी, आयु का दिल जॉन्गकुक के लिए पिघल गया। उसका रोना देखकर उसे और बुरा लग रहा था, जैसे बस उसे अपना बैग देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समझदार एडल्ट होने के नाते उन्हें मेंशन पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही गाड़ी रुकी, ताइयांग सबसे पहले बाहर निकला और अपना हाथ आयु के लिए आगे बढ़ाया। आयु ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर कदम रखा। फिर उन्हें रिसेप्शन रूम की तरफ ले जाया गया, जहां दो लेडीज़ इन वेटिंग उनका स्वागत कर रही थी। उनके साथ था उसका कजिन जिमिन भी। शायद आयु गलत हो, जिमिन ने सोचा। जब उसने अपने कजिन को देखा, कोई भी सोचेगा कि अगर ड्यूक को जॉन्गकुक के लिए सच्ची फीलिंग्स होती तो उसके हार्ट होने पर कुछ तो रिस्पॉन्स देता ड्यूक। लेकिन ताइयांग तो पूरा टाइम शांत और कंपोज्ड रहा। अगर आयु सही थी कि ड्यूक उस अनाथ लड़के के प्यार में था, तो ज़रूर उसका रिएक्शन अलग होता। जिमिन जानता था कि अगर वह आयु होती तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता। उसका कजिन बेवकूफ़ नहीं था और वह पहले वाले हादसे को इजीली कवर कर गया था, जैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। फिर भी जिमिन को ताइयांग की इतनी इंडिफरेंस देखकर हैरानी हो रही थी। उस लड़के के लिए उसके असली जज्बात क्या है, ये समझना अब ज़रूरी था। डिनर थोड़ा जल्दी सर्व किया गया आयु के कंफर्ट के लिए। जैसे ही डिनर स्टार्ट हुआ, वैसे ही ख़त्म भी। आयु ने जल्दी रिटायर कर लिया, डिनर को फिनिश कर लिया, और दोनों मर्द ताइयांग के स्टडी रूम के तरफ बढ़ गए। जिमिन ताइयांग के स्टडी रूम के अंदर आकर कहता है, सच कहूँ तो वो अकेला लग रहा था जब मैं आया। जिमिन ने स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा थोड़ा चेयर दे दूँ उससे। शायद मैंने थोड़ा टीज भी किया, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना ज़्यादा डर जाएगा और भाग जाएगा। जिमिन ताइयांग को ध्यान से देख रहा था, कोई इमोशन ढूंढने की कोशिश में। लेकिन जब कोई चेंज नहीं देखा तो जिमिन ने गला साफ किया और चेयर पर धीरे से पीछे हो गया। जिमिन फिर से कहना स्टार्ट करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिमिन ने क्लैरिफाई किया, वो जियोन जॉन्गकुक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो कुछ उसने कहा वो सच था। हो सकता है वो थोड़ा फिजिकल हो गया हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ मजाक करना था। ताइयांग सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाला, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसके आंखें जिमिन को ध्यान से देख रही थी। फिर एक हल्की सी हंसी छोड़ी।
जैसे उसके कजिन की हरकत पर एम्यूज हो गया हो। ये किसी ऐसे आदमी का रिएक्शन नहीं था जिससे अपने प्यार के नियर डेथ एक्सपीरियंस ने अफेक्ट किया हो। ये सब सच लग रहा था, कोई एक्टिंग नहीं थी। जिमिन ने सोचा। अचानक ड्यूक किम तयंग टीजिंग टोन में कहता है, इमेजिन करो तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करती है क्या? जिमिन भी हंस पड़ा। क्या बेइज्जती है। दोनों हंस पड़े, लेकिन फिर वो हंसना धीरे धीरे खत्म हो गया। तयंग की आंखें थोड़ी नरम हुई, फिर सीरियस हो गई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम डिजर्व करते थे, तयंग ने कहा, एक सिल्वर बॉक्स को खोलते हुए जिसमें सिगरेट थी। तयंग लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई और जिमिन को भी एक ऑफर किया। दोनों ने सिगरेट लिया और अपनी चेयर्स पर आराम से बैठकर स्मोक करते रहे। जिमिन फिर से तयंग को ऑब्जर्व कर रहा था। अब तक वो काफ़ी श्योर था तयंग को जॉन्गकुक से कोई लेना देना नहीं था। जिमिन अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे जॉन्गकुक के लिए बुरा लग रहा है। इतना बेइज्जती भरा बर्ताव, ये उसके तरफ से मेरा अच्छा मोमेंट नहीं था। वो लड़का वहाँ, क्या वो उस कैनरी जैसी नहीं लगता जो ड्यूक अपने बेडरूम में रखता है? आयु ने पिछले समर को जिमिन से ये कहा था जब वो विंडो से जॉन्गकुक को गार्डन के काम के बाद वापस आते हुए देख रहा था। जिमिन अब भी याद कर सकता था। जॉन्गकुक के गोल्डन बाल हर कदम के साथ हिल रहे थे। हल्की सी हवा उसके चेहरे को छू रहे थे। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसे देखकर लगता था जैसे एक सुंदर पंख वाला परिंदा धूप में चमक रहा हो। उस दिन जिमिन ने आयु से डिसबिलीफ में पूछा था, तुम कहना चाहते हो कि तयंग ने अपने रूम में कैनरी सिर्फ उसके वजह से रखा है? आयु बस एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसे देखती रही थी। जैसे ही उसने उसे एक छुपी हुई सी मुस्कान दिया। हाँ, आयु ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वो इतनी श्योर थी कि जिमिन भी उस पर बिलीव करने लगा। वो हमेशा से इतनी रैशनल, इतनी लॉजिकल थी, इसलिए जिमिन को लगा कि वो किसी छोटी सी कॉन्सिडेंस पे ऐसे डिसीजन नहीं लेती। वैसे भी जिमिन भी थोड़ा कंफ्यूज था जब तयंग ने अचानक से एक बार्ड पालने का डिसीजन लिया था। और फिर उसने ये भी सुना था कि तयंग का प्लान था जॉन्गकुक और पार्क बुगम के बीच दरार क्रिएट करने का। ये सब देख के आयु की बातें सच लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? जितना ज़्यादा जिमिन सोचता गया उतना ही वो खुद को एक कॉन्फ्यूजिंग भूल भुलैया में फील करने लगा। आखिर वो लड़का जिसके लिए तयंग के दिल में फीलिंग स्ट्रॉन्ग थे, उसके बारे में वो इतना इनडिफरेंट कैसे हो सकता है? उस लड़के के साथ कुछ हुआ और वो बस सामने बैठकर उसके बारे में जोक्स बनाता रहा। और अगर आयु सच में सही थी तो इसका क्या मतलब था उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए? क्या उनका ब्रेकअप हो चुका है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तयंग अपने बेडरूम में उस कैनरी का इतना ध्यान क्यों रखता है? पार्क जिमिन, तयंग ने फाइनली बोला, एक लंबी सी स्मोक को छोड़ते हुए, अपने कजिन की तरफ देखते हुए। उसके इंडिफरेंट आंखों के बीच जिमिन जो अपने बढ़ते सवालों में उलझा हुआ था। जिमिन ने अपना नाम सुनते ही ऊपर देखा। उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल किया। अपने स्कैंडल अपने स्टेट में क्यों नहीं रखते हो तुम? क्यों नहीं वहाँ क्रिएट करते हो अपने स्कैंडल को? मेरे घर में क्यों? तयंग ने हल्का सा स्माइल देकर जिमिन से पूछा, लेकिन उसके आंखों में कुछ और ही लिखा था। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, डोंट यू रिमेंबर, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ आरविश को कंट्रोल में रखने के लिए। उसने एक लास्ट पाफ स्मोक का छोड़ा और अपने सिगरेट को नीचे फेंका, फिर नई स्टिक जला दिया। दोनों कजिन्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। तयंग अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला, जबकि जिमिन को अभी भी उसके इमोशन समझ नहीं आ रहे थे। ना तो जेलसी थी ना गुस्सा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ठंडा सा इंडिफरेंस। असल में तयंग उस वक्त एक मिस्चीवियस बच्चे जैसा लग रहा था। जिमिन के दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई, एक ऑफिसर की जिससे उसने कुछ दिन पहले मिला था। उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ही शॉक्ड था जब वो बैटल फील्ड पे ड्यूक का लुक डिस्क्राइब कर रहा था। जिमिन ने अनजाने में स्लाइबर निकाल लिया।
उसका मुंह सडनली ड्राई फील करने लगा। उसके हाथ हल्की सी काँप रही थी। जैसे जैसे वो स्टेयर कंटिन्यू हुआ, आई एम श्योर तुम्हें सबसे ज़्यादा पता होगा, तायंग ने एक लो और वार्निंग टोन में बोला। फिर फाइनली आई कांटेक्ट तोड़ दिया। उस मोमेंट में जिमिन ने नोटिस किया तायंग थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा भी हल्का डाल था। जिमिन मन ही मन सोचता है, मैं उसे समझ ही नहीं पाता। फिर एक गहरी सांस के साथ अपनी स्मोक छोड़ी, जो अब रूम में और भी थॉट्स के साथ मिक्स हो रही थी। दोनों कजिन्स अब भी चुपचाप सिगरेट्स के पंप्स ले रहे थे। शायद थोड़ा और प्रोवोक करना पड़ेगा उसे। जिमिन का दिमाग सोच में चला गया, जैसे वो उस बर्निंग सिगरेट के चिंगारी को देखता रहा। उसने सिगरेट को मुंह तक ले जाके एक लंबा सा पाफ लिया और फिर धीरे से स्मोक ब्लो किया। वंडर करता हूँ जो आंसर मुझे मिलेंगे, क्या वो आयु के काम होंगे। और फिर जिमिन ने अपने नर्वसनेस को दबाया, अपने नर्व्स को शांत करने के लिए। दूसरी तरफ टैप टैप की आवाज़ सुनाई देता है, एक जाना पहचाना साउंड, फीबी की, जो विंडो पे चोंच मार रही थी। रूम के साइलेंस को तोड़ दिया था उसने। नॉर्मल डेज में जॉन्गकुक तुरंत विंडो खोल देता है, लेकिन आज वो सिर्फ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जॉन्गकुक अपने बेड पे साइड में लिपटे हुए लेटा था, आंखों से कभी कभी ब्लिंक करता, लेकिन किसी चीज़ को सच में देख नहीं रहा था। अगर इस वक्त कोई उसकी आंखों में देखता तो ऐसा लगता जैसे वो किसी डीप और खाली ओइल के अंदर देख रहा हो। जॉन्गकुक को याद नहीं था एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर वो केबिन कैसे वापस पहुंचा। उसने सिर्फ पार्क जिमिन से दूर भागने का सोचा था, लेकिन अगले मोमेंट एक तेज लाइट उसके तरफ आ रहा था और तुरंत बाद एक फेंट सा दर्द पूरे जिस्म में फैल गया था। हालांकि जॉन्गकुक को उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा है, उसे बहुत दर्द मिला है। उस मोमेंट में बॉडी का पेन कुछ भी नहीं था। जब उसने सुना कि जिस कार ने उसे हिट किया वो ड्यूक किम की थी और उसके अंदर आयु भी थी, उसकी फियांसे, उस वक्त फिजिकल पेन कुछ भी नहीं लगा कंपेयर टू उस इमोशनल चोट के जो उसके दिल तक चला गया था। जॉन्गकुक का बस एक ही थॉट था, एस्केप, मुझे यहाँ से दूर भागना है। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल लगा, लेकिन जॉन्गकुक बेड में ही लेटे रहने का डिसीजन लिया। एक्सीडेंट ने उसके स्किन पे कोई निशान नहीं छोड़ा और ना ही कोई फ्रैक्चर था, लेकिन उसके लेफ्ट शोल्डर और बैक पे ब्रूजेस थे। हर बार मूव करने पर लगता जैसे हड्डियाँ क्रैक हो जाएंगे। उसे अभी रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि जॉन्गकुक अपने आंखें तक बंद नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को फोर्स किया अपने कर्ल्ड पोजीशन से निकालने के लिए और विंडो तक चला गया ताकि फीबी अंदर आ सके। जैसे ही बार्ड ने विंडो सिल पर लैंडिंग की, जॉन्गकुक ने देखा उसके पैर के पास एक छोटा सा नोट बांधा हुआ था। उसकी नज़र पतली हो गई क्योंकि उसे शक था कि ये नोट ड्यूक किम तायंग की तरफ से ही आया है। एक गहरी सांस लेते हुए जॉन्गकुक ने नोट को खोला और फीबी के फेदर्स को प्यार से टच किया। काम कंप्लीट होने के बाद फीबी क्वाइटली अपने केज की तरफ उड़ गई। शायद ड्यूक के मेंशन में पेट भर के कुछ खा भी लिया था उसने। जॉन्गकुक ने कुछ सेकंड के लिए नोट को देखा, जैसे डिसाइड कर रहा हो कि परे या फिर फाड़ दे, लेकिन फिर उसने विंडो बंद की और बेड के कोने पर जाकर बैठ गया। नोट को स्लोली खोला और पीलो के पास रख के चश्मे को पहना ताकि वो क्लियरली पढ़ सके। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में डर भी झलक रहा था। नोट पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। नोट उसने जोर से मोड़कर बेड पर फेंक दिया और नीचे गिरती चली गई। उसने बेड का कोना जोर से पकड़ा, बॉडी हिलने लगा जैसे एंजाइटी में हो। फिर उसने अपना चश्मा उठाया और उसे साइड में फेंक दिया। फिर अपना फेस पीलो में दबाकर एक साइलेंट स्क्रीम निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो जाएगा। काश वो किसी दूर जगह भाग पाता, इस आदमी से बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन जितना भी वो चाहे, रियलिटी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो अभी भी यहाँ था, आर्विश में, जहाँ ड्यूक
किम तयंग हर वक्त उसके आसपास था। वापस नोट के शब्दों का ख्याल आया। अगर वो उसके पास नहीं गया तो ड्यूक खुद उसके घर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अंकल बंग तक बात पहुंच सकती थी। उस सोच ने उसके होश उड़ा दिए। उसके दिमाग में अंकल बंग की एक बात गूंज उठी, तुम एक अच्छा लड़का बन रहे हो जॉन्गकुक। उनके मुस्कुराते चेहरे और सॉफ्ट आवाज़ की याद आते ही जॉन्गकुक के आंखों से नए आंसू बह गए। चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, अंकल बंग हमेशा उसके साथ रहा है। उन्होंने कभी उस पर शक नहीं किया। जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, अंकल बंग ने उसे प्राउडली सपोर्ट किया। लेकिन पार्क जिमिन की एक लाइन ने सब कुछ तोड़ दिया था, तुम तो ड्यूक की मिस्ट्रेस जैसी लगती हो, है ना। ये सुनकर उसके दिल की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गया था। कई मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद जॉन्गकुक फाइनली फ्लोर से उठा। धीरे धीरे डेस्क तक चला गया जहां उसका बैग रखा हुआ था। उसने अंदर से वो हैंडकरचीफ निकाला जो पूरे दिन उसका बोझ बना हुआ था। उसने डिसाइड किया ये सब खत्म करना होगा। हैंडकरचीफ को टाइटली पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। रूम को लॉक किया और लिविंग रूम के पास से गुजरते हुए रुक गया। अंकल वांग की हल्की सी स्नोरिंग सुनाई दे रहा था उसे। जॉन्गकुक का दिल भर आया। उसे बुरा लग रहा था कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन अगर उसे इस सब से छुटकारा पाना था तो जाना ज़रूरी था। उसे ड्यूक से नफरत नहीं था अब, लेकिन आयु और ड्यूक को साथ देखकर जॉन्गकुक का दिल जल रहा था। चाहे एक्सीडेंट का इनडायरेक्टली जिम्मेदार तयंग था, जॉन्गकुक ने सब कुछ ड्यूक के साथ जोड़ने लगा था। हर मुसीबत का रीज़न वही था। घर से निकालकर जॉन्गकुक जंगल के रास्ते से गुजरता गया। सिर्फ मून लाइट थी रास्ता देखने के लिए। कभी कभी बादल मून लाइट को छुपा देते थे, लेकिन जॉन्गकुक को डार्क में चलने की आदत था। ये रास्ता उसके लिए नया नहीं था। थोड़ी देर में वो एनेक्स के पास पहुंच गया। रिवर के पास एक क्लियरिंग थी जहां वो हमेशा जाया करता था। उसकी स्पीड बढ़ गया, जैसे जल्दी से सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। ठंड से उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से उसके गालों पर गर्मी थी। तभी एक आवाज़ आई, तुम आ गई। जॉन्गकुक एकदम रुक गया। आवाज़ अंदर में से आया था, जो कि किम तयंग की थी। वो रेलिंग के पास खड़ा था, एनेक्स के सेकेंड फ्लोर की तरफ से। उसकी नज़र सीधा जॉन्गकुक पर था, जैसे वो उसे कब से देख रहा हो। मैं बस निकलने ही वाला था, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। फिर रेलिंग से उतारकर उसके तरफ चलने लगा। जॉन्गकुक वही की वही फ्रोजन खड़ा था। वो बस एक कदम दूर था जब तयंग रुक गया। उसने जॉन्गकुक को देखा। उसके गोल्डन बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका शर्ट और शॉर्ट पैंट भी ठंडी में ब्रीज से हिल रहा था। उसने देखा कि जॉन्गकुक के आर्म्स पर गूज़ बम्प्स थे और वो थोड़ा काँप रहा था। तुम्हें ठंड नहीं लग रहा? उसने परेशानी से पूछा, क्योंकि जॉन्गकुक ने कुछ वार्म नहीं पहना था। जॉन्गकुक ने उसके कंसर्न पर एक छोटी सी हंसी निकाला, जैसे उसकी फिक्र पर विश्वास करना मुश्किल हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।